हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भ्रूण परिवर्धन, आवर्तबीजी पौधों में जनन, एंजियोस्पर्म रिप्रोडक्शन अपना टॉपिक चल रहा है। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भ्रूण का परिवर्धन। पिछले टॉपिक में हमने निषेचन को पढ़ा, फर्टिलाइजेशन किस प्रकार से होता है और किस प्रकार दो गैमीट द्विनिषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन करके पहले एंडोस्पर्म भ्रूण पोष बनाते हैं और साथ में बनाते हैं जाइगोट या युग्मनज। तो हमने पिछले टॉपिक में हमने समझा था किस प्रकार एंडोस्पर्म पाए जाते हैं, भ्रूण पोष पाए जाते हैं, सेलुलर प्रकार के, न्यूक्लियर प्रकार का और हेलोबियल, 3 प्रकार के भ्रूण पोष पाए जाते हैं जो विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। उसे हम एंडोस्पर्म या भ्रूण पोष कहते हैं। अब भ्रूण पोष जिस प्रकार अपने आप इस भ्रूण को या जाइगोट को पोषण देता है, तो उस पोषण देने के फलस्वरूप ये भ्रूण जो है वो विकसित होता है। हमारी जो एम्ब्रियो सैक की स्ट्रक्चर है, हमारी जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट में पाया जाने वाला ओव्यूल की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जिसमें एंटेग्यूमेंट्स हैं, अध्यावरण है, माइक्रोपाइल है, बीजांड द्वार है, चलाजा है, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है। निषेचन माइक्रोपाइल वाले सिरे से होता है। यहाँ पर एग सेल जो होती है वो मेल गैमेट से फ्यूज हो जाती है, वहाँ पर उसे हम निषेचन बोलते हैं। उसके बाद के परिवर्धन को हम बोलते हैं भ्रूण परिवर्धन या डेवलपमेंट ऑफ भ्रूण, और उसको हम बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस या भ्रूण का परिवर्धन। अब भ्रूण का परिवर्धन किस प्रकार से होता है? ये एक परिवर्धित भ्रूण है जिसके अंदर चलाजा, बीज पत्तर, जो इंटेग्यूमेंट्स है उसके अंदर ये डेवलप होता है। ये बनता किस प्रकार से है, ये किस प्रकार से इसका डेवलपमेंट होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पर एक जाइगोट की स्ट्रक्चर है वो होती है जिसके अंदर डिप्लॉयड होते हैं, जिसके अंदर मेल गैमीट प्लस एग सेल आपस में फ्यूज होकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। एक मेल गैमीट और साथ में एग सेल, जिसको हम बोलते हैं अंड कोशिका और नर युग्मक, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट जैसे ही बन जाता है उसमें प्रथम विभाजन जो होता है वो ट्रांसवर्स होता है। ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ। प्रथम विभाजन क्या होता है? अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो अनुप्रस्थ रूप से दो अनइक्वल असमान कोशिकाएं बनती है, जिसमें एक बड़ी कोशिका और एक छोटी कोशिका। बड़ी कोशिका को हम एपिकल सेल जो चलाजा की ओर होती है, और छोटी कोशिका हम शीर्ष बेसल सेल या आधारी कोशिका जो नीचे की तरफ होती है, तो वो डेवलप होती है। इस सिरे से ये डेवलपमेंट होना शुरू होता है और धीरे धीरे भ्रूण को वो ऊपर की तरफ धकेलता चला जाता है। अब ये जो आधारीय कोशिका है, आधारीय कोशिका में सभी विभाजन जो होते हैं वो ट्रांसवर्स होते हैं और लगातार कई कोशिकाएं बनती चली जाती हैं। ये सभी कोशिकाएं लगातार विभाजन करके एक लंबी संरचना बनाते हैं, उसे हम बोलते हैं सस्पेंसर। आधारीय कोशिका के अंदर आपको अलग कलर में दिखाई दे रहा है, ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है। तो आधारीय कोशिका में विभाजन होने के फलस्वरूप उसमें अनेक ट्रांसवर्स विभाजन होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं, जिसके कारण सभी कोशिकाएं एक के ऊपर एक लंबवत रूप से अपने आप को अरेंज करती है। उसको हम क्या बोलते हैं? सस्पेंसर कोशिकाएं या निलंबक कोशिकाएं। सस्पेंसर कोशिका की अंतिम कोशिका फूल कर, यहाँ पर एक पूरी संरचना दिखाई दे रही है, ये संरचना फूल कर क्या बनाती है? चुष्कांग या होस्टेरियम बनाती है, जो विकसित हो रहे भ्रूण को क्या करेगी? इस एम्ब्रियो जो एंडोस्पर्म बनता है उससे पोषण वो क्या करेगी? अवशोषित करेगी। अब यहाँ पर आपको भ्रूण पोषीय केंद्रक दिखाई दे रहे हैं, ये चारों तरफ, इसके चारों, और ये भ्रूण पोषीय केंद्रक होते हैं जो लगातार विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण प्रदान करते हैं। ये डायग्राम जो है वो अंतिम अवस्था का डायग्राम है, मतलब कि ये विकसित भ्रूण है पूरी तरह से। उसका विकास किस प्रकार से होता है हम इस डायग्राम के द्वारा समझेंगे। तो पहले जाइगोट जो था वो डिप्लॉयड था, उसमें समसूत्री विभाजन होंगे, सभी विभाजन समसूत्री होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी विभाजन क्या होंगे? समसूत्री विभाजन होंगे, इसमें कहीं पर भी अर्धसूत्री विभाजन नहीं होंगे। तो सभी विभाजन समसूत्री होंगे। पहला विभाजन ट्रांसवर्स हुआ, अनुप्रस्थ हुआ, उसके बाद आधारी कोशिका में फिर सभी विभाजन क्या हुए? सभी के सभी ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ विभाजन हुए। अनुप्रस्थ या ट्रांसवर्स विभाजन हुए, जिसके कारण सभी लंबी कोशिकाएं एक दूसरे के ऊपर लंबवत अरेंज हो जाती हैं और लास्ट में एक कोशिका फूल कर होस्टेरियम चुष्कांग बनाती है। ये तो था किसका? आधारीय कोशिका वाला भाग जो अपने आप को डेवलप करता है। शीर्षस्थ कोशिका जो होती है
इससे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, मतलब पूरे को एम्ब्रियो बोलेंगे लेकिन ये काम की चीज़ है जो इसके एम्ब्रियो के द्वारा सीड की फॉर्मेशन करेगा आगे जाकर। तो ये जो शीर्षस्थ कोशिका है इसके अंदर ट्रांसवर्स और वर्टिकल दोनों तरह के विभाजन होते हैं, उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स डिवीजन भी होगा और लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन भी होगा। तो कोशिकाएं जो होंगी वो इस प्रकार से डिवाइड होती हैं इसी कारण। पहले 2 कोशिकाएं बनेगी, इसके अंदर ट्रांसवर्स विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बन गई, इसमें फिर लॉन्गिट्यूडिनल डिवीजन हुआ जिससे क्या बन गई, ये 4 कोशिकाएं बन गई। इन 4 कोशिकाओं के अंदर जाकर फिर क्या होता है, एक पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, परिणत विभाजन बोलते हैं इसको, पेरिक्लाइनल या परिणत विभाजन, मतलब कि ऊपर की परिधि की तरफ से विभाजन होता है, जिसके कारण यहां पर 8 कोशिकाएं अपने को दिखाई देती हैं। 4 पहले थी, 8 कोशिकाएं बनती है। इसको हम बोलते हैं ऑक्टेंट, या हम बोलते हैं अष्टांशक। अष्टांशक या ऑक्टेंट की संरचना में बनता है। इस परिणत विभाजन के कारण इस भ्रूण के अंदर अब आपस में सीमाओं का बंटन हो जाता है, मतलब कि बाहर की कोशिकाएं जो होती हैं वो अपने आप को डेवलप करती हैं और उसके द्वारा बाह्य चर्म के उत्तक एपिडर्मिस या अधिचर्म बोलते हैं इसको हम, एपिडर्मिस या डर्मेटोजन, इससे क्या बनता है, एपिडर्मिस या डर्मेटोजन या बाह्य त्वच के उत्तक बनते हैं, जिसके द्वारा बाहर जो हमने 11वीं क्लास में एनाटॉमी में पढ़ा था कि बाह्य चर्म के अंदर पाए जाने वाले जो उत्तक हैं वो इसके द्वारा डेवलप होते हैं, डर्मेटोजन बोलता है। डर्मेटोजन या एपिडर्मिस टिश्यू को बनाता है। अंदर की कोशिकाओं में फर्दर आगे जाकर 2 विभाजन होते हैं, जिसके कारण इसका लगातार विभाजन होता चला जाता है, मतलब कि एक आपस में क्या बन गई, बाउंड्री बन गई। बाहर की जो होंगे ये जो कोशिकाएं होंगी वो क्या करेगी, एपिडर्मिस बना लेगी। अंदर की जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप को 2 सेपरेट भागों में बांट लेगी और अपने आप को डेवलप करती चली जाएगी। ये होस्टेरियम और सस्पेंसर कोशिकाएं भी लगातार विभाजन करती रहेंगी और उसका जो है वो अंदर की बाहर की तरफ एम्ब्रियो को धकेलती चली जाएंगी, मतलब कि चला जाए एंड की तरफ, जो विकसित हो रहा भ्रूण है वो बाहर की तरफ धकेलता चला जाएगा। और ऑस्टेरियम है वो लगातार, चुष्कांग जिसको बोलते हैं, वो लगातार एंडोस्पर्म से भ्रूण पोष से लगातार पोषण लेता रहता है। अब होता क्या है, ये जिस प्रकार से अष्टांशक के अंदर कोशिकाएं इस प्रकार से विभाजन करती है कि ये जो एम्ब्रियो है वो हार्ट शेप, हृदयाकार के रूप में अपने को दिखाई देना शुरू हो जाता है, जिसमें 3 अलग अलग परतें अपने को दिखाई देती है। बाहर की तरफ की जो रेड कलर में दिखाई दे रही है उसे डर्मेटोजन बोलते हैं, जो एपिडर्मिस को बनाएगा। बीच की कोशिकाएं पेरिब्लेम, भरण उत्तक, ग्राउंड टिश्यू बोलते हैं इसको, मतलब कि भरण उत्तक को बनाएगा, जैसे अधस त्वचा, कॉर्टेक्स और पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, इस तरह के जो उत्तक हैं वो डेवलप होंगे। और अंदर का बिल्कुल मिडल पार्ट है वो क्या बनाएगा, प्लीरोम, समयन उत्तक, जिसके द्वारा क्या होंगे, जाइलम और फ्लोएम का ये पूर्ववर्ती होता है, इससे जाइलम और फ्लोएम होते हैं, मतलब कि ये भविष्य के अंदर बनने वाले उत्तकों के पूर्ववर्ती होते हैं, प्रीकर्सर होते हैं, जो पूर्ववर्ती उत्तकों का निर्माण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फर्दर इसी से ही आगे क्या होते हैं, पौधे में उत्तकों की फॉर्मेशन होती है, टिश्यू की फॉर्मेशन होती है। ये जब डेवलपमेंट हो जाता है तो भ्रूण की अंतिम कोशिकाएं जो लगातार निलंबक कोशिकाओं से संपर्क में रहती है उसे हम बोलते हैं हाइपोफाइसिस। ये जो पोर्शन है क्या कहलाता है, हाइपोफाइसिस सेल या अधस्फीतिका कहलाती है। इसके द्वारा क्या बनता है, रेडिसेल या मूलांकुर का निर्माण होता है, मतलब कि जब बीज पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, इसके द्वारा जब सीड की फॉर्मेशन हो जाती है तो इस भाग से क्या बनेंगे, मूल या जड़ की संरचना बनेगी, उसको मूलांकुर बोलते हैं। इसके बाद ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर भ्रूण के अंदर, या जब अपने आप को डेवलप कर लेता है तो ये जो भाग है ये कहलाता है प्ल्यूमूल, या हम इसको बोलते हैं प्रांकुर। इसे क्या बोलते हैं हम, प्रांकुर। इससे क्या बनता है, इससे स्टेम और लीव्स, या हम इसको बोलते हैं ये शूट सिस्टम, शूट सिस्टम या
पररोह तंत्र का निर्माण करता है। इसे क्या बोलता है? पररोह तंत्र का निर्माण होता है। जो रेडिसल से क्या बनता है? मूल तंत्र का निर्माण होता है, जबकि प्लूम्यूल से क्या बनता है? पररोह तंत्र का निर्माण होता है। शूट सिस्टम मतलब कि पौधे के ऊपर वाले तना, शाखाएं, पत्तियां, उनके ऊतकों का विकास करता है। तो पूरा का पूरा जो एम्ब्रियो है वो अपने आप को डेवलप कर लेता है। ये एक टिपिकल या प्रारूपिक डाइकोट द्विबीजपत्री पौधों के भ्रूण की संरचना है। इस भ्रूण की संरचना का जो अध्ययन करने का श्रेय है वो किया जाता है हेनस्टीन। हेनस्टीन ने कैप्सेला पौधे के अंदर इसको स्टडी किया था, इसका श्रेय दिया जाता है हेनस्टीन को। एक टिपिकल डाइकोट प्लांट है जिसके अध्ययन जो है वो हेनस्टीन ने किया, और पौधा जो था वो कैप्सेला के अंदर उन्होंने अध्ययन किया। कैप्सेला और ब्रेसिका उन पौधों के अंदर उन्होंने इस भ्रूण के परिवर्तन को अध्ययन किया। तो एक टिपिकल एम्ब्रियो हमें यहाँ दिखाई देता है। एक डाइकोट टिपिकल एम्ब्रियो होता है जिसके अंदर आगे जाकर क्या बन जाते हैं, धीरे धीरे डेवलपमेंट होती जाती है, जिसके कारण दो बीजपत्र या डाइकोट, दो बीजपत्र विकसित होते हैं। इसलिए हम इसको डाइकोटिलेडन या द्विबीजपत्री पौधे बोलते हैं। द्विबीजपत्री पौधों के ऊपर वाला भाग जो होगा वो प्रांकुर कहलाएगा, नीचे वाला भाग जो होगा मूलांकुर कहलाएगा, जो किससे? ओस्टेरियम के साथ, सस्पेंसर के साथ जुड़ा होगा। इस तरह से ये पूरी तरह से पूरा जो भ्रूण का परिवर्तन होता है उसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस बोलते हैं, या भ्रूणोद्भिद का परिवर्तन होता है, या भ्रूणोद्भिद बोलते हैं। सभी की सभी कोशिकाएं जो होती है वो डिप्लॉयड होंगी, क्योंकि इसमें माइटोसिस होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो सभी कोशिकाएं जो होती हैं वो द्विगुणित होती है, और एक टिपिकल एम्ब्रियो इस प्रकार से हमें दिखाई देता है, जिसको हम डाइकोट क्या बोलते हैं? इसको डाइकोट प्लांट में पाया जाने वाला भ्रूण का परिवर्तन है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हम स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। मोनोकोट भ्रूण की संरचना किस प्रकार से बनती है, मोनोकोट भ्रूण किस प्रकार से डेवलप होता है। तो ये एक टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो किस प्रकार से डेवलप होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे मोनोकोट एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर समझेंगे, मोनोकोट सीड की स्ट्रक्चर समझेंगे, और उसके अंत में हम सीड के विभिन्न स्ट्रक्चर समझेंगे, और किस प्रकार जो मेल गैमेटोफाइट फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर पाए जाने वाले जो ओव्यूल से कौन कौन से ऑर्गन किस में डेवलप होते हैं वो समझेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।